दोस्तों, मैं आचार्य हरिशरण और आज एक रविवार यानी कि 9 अगस्त 2020 को फिर आप लोगों को एक बार एक कहानी से जोड़ने आया हूँ। बोला क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि एक बार भूल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? डैड उसको गलती कहते हैं। दो बार वही भूल हो जाए यानी कि वही गलती हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हें पता होगा। ना समझी कहते हैं। ओके। और अगर वही गलती 3 बार कोई कर बैठे तो उसे क्या कहते हैं? डैड उसको फुलिशनेस कहते हैं यानी मूर्खता कहते हैं। और अगर 3 बार की हुई गलती कोई चौथी बार दोहराए तो उस चौथी बार को क्या कहते हैं? डैड मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मॉर्निंग टाइम पे ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, आपकी ये बातें को ज़रूरत से ज़्यादा हैवी हैं। कैन यू प्लीज़ कम टू द पॉइंट? हाँ, तो तुम सवाल का जवाब दो, पॉइंट पे मैं आ ही जाऊँगा। डैड मुझे नहीं मालूम। उसको कहते हैं बुरी संगत का असर। डैड आई एम श्योर आपकी इस बात का, इस ताने का मेरे किसी दोस्त के साथ ही मतलब होगा, ऑब्वियसली, लेकिन एक्चुअली में नहीं, क्योंकि मेरा मतलब तुम्हारे गिरते हुए ग्रेड्स से है। तुम्हारे इंजीनियरिंग के 3 साल हो चुके हैं। पहले साल तुम्हारे ग्रेड्स ठीक नहीं थे, वो गलती वापस दूसरे साल में हुई, फिर भी ग्रेड्स तुम्हारे इम्प्रूव नहीं हुए, तीसरा साल भी तुम्हारा अच्छा नहीं गया, और अब वही गलती तुम चौथी बार यानी अपने फाइनल ईयर में करने चाह रहे हो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को थोड़ा सा हॉल्ट दे दो, दोस्ती यारी बंद कर दो, जस्ट फोकस ऑन योर एजुकेशन। दिस इज़ योर लास्ट ईयर, ये तुम्हारा आखिरी साल है। डैड, अगर पहली दूसरी तीसरी गलती अगर मूर्खता है, नासमझी है, तो अपने माँ बाप से मांगी हुई पिछले 3 साल से एक ही इच्छा जो आज तक पूरी नहीं हुई, जबकि मैं काफ़ी बड़े आदमी का लड़का हूँ, उसे क्या कहेंगे? बोला तुम क्या कहना चाह रहे हो? डैड मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपका लड़का हूँ और मैं बस में ट्रैवल करता हूँ। मैं आपसे 3 साल से एक फियाट गाड़ी मांग रहा हूँ। हमारे कॉलेज में किसी भी लड़के के पास नहीं है और आप तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। कोई विशेष रीज़न कि आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? बोला एक काम करते हैं, ये कॉन्वर्सेशन जो है, दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ बीन देयर अगेन एंड अगेन। ये कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में बार बार होता आया है। इस बार तुम इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में टॉप कर लो, मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। डैड आर यू सीरियस? 101%। एक हाथ से तुम रिजल्ट लेके आओगे जहाँ पे तुमने टॉप किया होगा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, और दूसरे हाथ से तुम गाड़ी की चाबी ले जाओगे, ब्रांड न्यू गाड़ी। ओके, डन? डैड थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप इसलिए इतना खुश हो ना क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। बोला तुम्हारे कॉलेज का टाइम लेट हो रहा है। बोला उस दिन जब कॉलेज पहुंचा तो काफ़ी खुश था। उस दिन से चीज़ें बदलती गईं। भोला ने अपने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया, और दरअसल में उसका ड्रीम था, ये उसका सपना था कि वो उस गाड़ी में बैठना चाहता था, उस गाड़ी को घुमाना चाहता था अपने दोस्तों की तरह। दिन रात मेहनत की, और रिज़ल्ट जिस दिन आने वाला था, एक दिन पहले उसने अपने पिताजी को जाके बोला कि डैड कल रिज़ल्ट आने वाला है। उसके पिताजी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा रिज़ल्ट कल आने वाला है, डोंट वरी, डील इज़ अ डील। भोला ने एक सांस ली गहरी कि चलो थैंक गॉड, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था अपनी काबिलियत को लेके। अगले दिन कॉलेज में गया, कॉलेज में घुसा, दोस्तों ने गले लगा लिया और कंधों पे बिठा लिया। उसने सही में कॉलेज में टॉप किया था। बहुत खुश था भोला आज। अब वो उस गाड़ी के बहुत करीब पहुंच गया था, उस सपने के बहुत करीब पहुंच गया था। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पिताजी को पता है कि उसके पिताजी जो है वो एक मिठाई का डब्बा लेके खड़े हैं। उसको देखते उसको गले लगा लेते हैं। डैड मुझे गले क्यों लगा रहे हैं आप? आपको पता है मैं रिज़ल्ट क्या है? बेटा मैं तेरा बाप हूँ, समझे? मुझे मालूम है तुमने टॉप से नीचे कुछ नहीं किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भोला को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। अब
कैसे पता था कि मैं टॉप कर चुका हूँ? एनीवे, माँ बाप होते हैं ना, बच्चों की असली काबिलियत को पहचानते हैं। भोला ने कहा कि डील इज़ अ डील। भोला के पिताजी बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने धीरे से एक थैला निकाला और उस थैले को दे दिया भोला के हाथ में। भोला ने बोला, ये क्या है? बोले, ये बेटा, मैं तुम्हें आज दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। डैड प्लीज़, आपने मुझे प्रॉमिस क्या किया था? हाँ हाँ, तुम पहले देखो तो सही क्या है इसके अंदर। आप बता दीजिए क्या है डैड। मैं पिछले 8 महीनों से मेहनत कर रहा हूँ। आई कांट जस्ट वेट एनी फर्दर। मैंने एक एक दिन, एक एक मिनट उस गाड़ी के लिए मेहनत की है, और आज आप मुझे अभी क्या दे रहे हैं मुझे पता नहीं है। बोला, ये भगवत गीता है। भगवत गीता? हाँ बेटा, ये भगवत गीता है, और मैं चाहता हूँ इसको तुम अपने पास रखो, क्योंकि ये जिसके पास भी रहती है, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। ये कभी भी इंसान को भटकने नहीं देती, हमेशा उसको मार्गदर्शन देती है। युग युगांतर से, युगों से मनुष्य जब भी इस ग्रंथ को पढ़ता है, उसे अपने जीवन का मार्ग मिलता है। डैड प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़, आप मुझे ये मत बोलिए कि आप मुझे ये गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यही तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए सही होगा। लो तो सही, देखो तो सही। भोला बहुत गुस्से में था। 8 महीने की मानो मेहनत और कॉलेज में टॉप करने का जो एक खुशी उसे प्राप्त हुई थी, वो शायद टूट गई थी। उसने एक हाथ से वो गिफ्ट ली और उसी हाथ से उसको फेंक दिया जोर से। भोला के पिताजी का मुंह उतरा हुआ था, वो चुप हो चुके थे। भोला काफ़ी नाराज होकर घर छोड़ के निकल चुका था। काफ़ी दिन निकल चुके थे। भोला को नौकरी मिल ही चुकी थी, कॉलेज का टॉपर था। कुछ साल भी निकल चुके थे। वो अपने घर कभी वापस नहीं गया। वो अपने पिताजी से आज तक, अपने डैड से आज तक नाराज़ था कि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। उन्होंने मेरा दिल तोड़ा। इतना पैसा होने के बाद भी उन्होंने मेरे मन को नहीं रखा। उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट था, बच्चे की मेहनत नहीं, बच्चे के इरादे नहीं, बच्चे के सपने नहीं। कुछ साल के बाद भोला जब अपनी कंपनी के अंदर एक ऊंची पोजीशन पे आया तो उसका ट्रांसफ़र अमेरिका हो चुका था, एक असाइनमेंट पे। अमेरिका जाके उसने और भी मेहनत की और काम करने लगा। देखते ही देखते एक दिन उससे संगीता मिली, उसके ऑफिस में काम करती थी, शादी हो गई और खुशी खुशी वो रहने लगे। एक दिन संगीता ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। भोला काफ़ी खुश था। अब तो एक एक दिन मुश्किल था। 9 महीने हर दिन इंतज़ार कर रहा था। फिर से एक बार उसे याद आ गई अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की वो 8-9 महीने, जहाँ पे उसने एक एक दिन मेहनत की और एक एक दिन इंतज़ार किया था उस गाड़ी का। बस आज अंतर इतना था कि आज वो इंतज़ार कर रहा था अपने होने वाले बच्चे का। वो दिन भी आया और जब उसने पहली बार अपने लड़के को हाथ में उठाया तो उसका जो दिल पत्थर बन चुका था वो नरम पड़ चुका था। आज उसको बाप होने का एहसास पहली बार महसूस हुआ। आज उसको अपने पिताजी की याद आ रही थी, लेकिन ज़िद ऐसी थी कि नहीं करूँगा फ़ोन। बच्चे जब बड़े होते हैं तो काफ़ी परेशान करते हैं। रात को 2:30 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे, पॉटी करेंगे। भोला बहुत खुशी खुशी ये सब करता, लेकिन कई बार बहुत थका हुआ होता। लेकिन जब भी उसका लड़का रोता, भोला उठता और संगीता को चुपचाप सुला देता और सब कुछ करता। एक दिन ऐसा ही कुछ कर रहा था, बहुत थका हुआ था। अपने आप से सोचने लगा कि सही में बच्चों को पालना और बड़ा करना बहुत कठिन होता है। डैड ने भी इतनी तकलीफ़ें झेली होंगी मुझे बड़ा करने में, तो फिर क्या कारण था कि जब उन्होंने मेरे दिल को तोड़ दिया। आज भोला को उसके पिताजी की बहुत याद आ रही थी, उसके डैड की बहुत याद आ रही थी। भोला यही सब विचार लेके मन में सो गया। सुबह 5 बजे का समय था, भड़बड़ा के उठा। संगीता ने बोला, क्या हुआ? बोले, मालूम नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे पिताजी मुझसे मिलने आए हैं और मुझे वेव कर रहे हैं, जैसे कहीं जा रहे हो। संगीता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो नीचे जाओ, फ़ोन की घंटी बज रही है। भोला ने बोला, अब सुबह सुबह 5 बजे कौन फ़ोन कर रहा है? भोला नीचे उतरा, फ़ोन उठाया। ये दूसरी बार घंटी बज रही थी, यानी कोई डेस्परेटली उससे बात करना चाह रहा था। भोला ने फ़ोन उठाया, सामने से आवाज़ आई कि मैं
मिस्टर भोला श्रीवास्तव से बात कर रहा हूँ? बिल्कुल, बोलिए। गुड मॉर्निंग। बोले, आपके लिए गुड मॉर्निंग वाली खबर तो नहीं है। मैं सॉलिसिटर शुक्ला बात कर रहा हूँ इंडिया से। मैं आपके पिताजी का लॉयर हूँ और मुझे बड़ा खेद हो रहा है आपको बता के कि 2 हफ्ते पहले आपके पिताजी का देहांत हो चुका है हार्ट अटैक से। अब वो इस संसार में नहीं रहे हैं और क्योंकि हमें थोड़ा समय लग गया आप तक पहुंचने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप कृपया करके, उनकी आखिरी इच्छा थी उसके अनुसार, आप जानते हैं कि काफ़ी बड़े आदमी थे, मैं चाहता हूं कि मिस्टर श्रीवास्तव आप एक बार हिंदुस्तान आ जाए और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है मैं उसको आपके ट्रांसफ़र कर देता हूं, सारे एसेट्स को। फिर आपको देखना है क्या करना है। ये सारी बातें वो आदमी ऐसे कह रहा था कि भोला को समझ भी नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं? माई फादर इज़ नो मोर? यस मिस्टर श्रीवास्तव, एंड नाउ इट्स टाइम टू फेस इट। मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द इंडिया आ रहे हैं। भोला अपने बच्चे को और बीवी यानी संगीता को लेके हिंदुस्तान लैंड कर चुका था। घर पहुँचते समय संगीता बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी और भोला ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि जो आंसू गिर रहे थे वो अपने पिता के साथ किए हुए दुर्व्यवहार के लिए था या आज इस बात का दुख था कि अब वो उनको कभी नहीं देख पाएगा, या फिर वो इस बात के लिए गिर रहे थे कि उसने जो किया वो गलत किया। आंसू आज पहली बार गिर रहे थे लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे थे। भोला जब घर पहुंचा तो पूरे घर को देखा, घर वैसे का वैसे ही था। बड़े आदमियों का घर भी बड़ा होता है, इसलिए भोला बाकी कमरों को छोड़ के सीधा अपने पिताजी के कमरे में जाता है, सब चीज़ों को देखना शुरू करता है। सडनली उसकी नज़र एकाएक पहुंचती है एक बैग के ऊपर। ये वही बैग था जो उसके पिताजी ने उसको गिफ्ट किया था। भोला ने धीरे से उस बैग को खोला और अंदर से हाथ डाल के भगवत गीता को निकाला। ऐसा उसे लगा कि जैसे उस बैग में और भी कुछ है। उसने भगवत गीता को जब खोला तो उसमें से एक लेटर निकला। लेटर जब निकला, उस लेटर को पढ़ते ही भोला के पैरों से नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वो स्तब्ध हो चुका था। संगीता ने जब पूछा कि क्या हुआ, भोला ने कहा कि संगीता, पिताजी कहते थे कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो उसे पढ़ता है उसको जीवन का रास्ता मिल जाता है। तुम्हें मालूम है आज मेरी सबसे बड़ी विश क्या है? संगीता ने कहा कि यही तुम्हारे अगर पिताजी जिंदा होते। बोलते नहीं, आज मेरी सबसे बड़ी विश ये है कि जिस दिन ये गिफ्ट मेरे पिताजी ने दी थी, अगर उस समय बस एक बार मैं इस थैले से इस भगवत गीता को निकाल लेता, भले ना पढ़ता, तो भी मुझे ये मार्गदर्शन दे पाती। संगीता ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, बिना पढ़े? बोले हाँ, चिट्ठी पढ़ो। संगीता ने धीरे से उस चिट्ठी को पढ़ा। ये चिट्ठी उसके पिताजी की थी। उसमें लिखा था, भोला, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम टॉप करके ही आओगे। बेटा, तुम्हारी इच्छा ही के लिए, हर इच्छा पूर्ति के लिए मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तुम्हारी नई गाड़ी गैराज में वेट कर रही है और उसकी चाबी जो है वो इस थैले में है। ये भगवत गीता मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको तुम अपनी गाड़ी में रखो। यकीन रखना और इस बात पे विश्वास रखना कि जहाँ पर भी ये ग्रंथ यानी श्री कृष्ण की वाणी रहती है, वहाँ पर इंसान का मार्ग कभी भी नहीं भटकता है, वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी जब तुम चलाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो, क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। गाड़ी चलाना, गाड़ी मिलना दोनों बहुत आसान बात है, लेकिन व्हील के पीछे बैठने के बाद उसकी जिम्मेदारी को समझना, इसके लिए कई बार बहुत समय लग जाता है। कई बार तो किसी के मरने के बाद समझ में आता है कि व्हील के पीछे में बैठे हुए इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरों की तरफ और अपनी तरफ। भोला, मैं चाहता हूँ तुम सेफ रहो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आज अपनी गाड़ी जब चलाना तो इस भगवत गीता को अपने डैशबोर्ड के उधर रख लेना। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें हमेशा मार्ग दिखाती रहेगी। इतना कह के भोला ने जब अंदर हाथ डाला तो उस गाड़ी की चाबी मिली। वो गाड़ी आज भी 8 साल से गराज में वहीं की वहीं वैसे की वैसे ही रखी थी।
उसको किसी ने भी टच नहीं किया था। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, कई बार हम जिंदगी में बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पे आ जाते हैं। किसी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं कि एक बार जब मन इतना प्रबल हो कि उस रिश्ते को तोड़ना है, तो बस एक ही बार अपने मन को समझाया जाए कि बस शायद अभी इसको निभाना है। रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और माता पिता के रिश्ते वो तो बहुत अनमोल होते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके इसे आप अपने बच्चों को सुनाएं, अपने परिवारजनों को सुनाएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मिलके लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, क्योंकि उसमें आपको ऐसी कई सारी और कहानियाँ मिलेंगी जो आप अपने बच्चों को सोते समय भी सुना सकते हैं, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आचार्य हरिशरण, और मेरा नंबर है 9420494205। आप में से कोई भी कभी तकलीफ़ में हो तो कृपया करके मुझे फ़ोन करें। मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ आपके लिए ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरि ओम।